स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द ईरान के पर्सपेक्टिव से है। ईरान के वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। यूएस फोर्स ने ईरान अथॉरिटीज को वार्निंग दिया है कि अगर उनके द्वारा फोर्स का यूज किया जाएगा ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे पर्सन हैं उनके अगेंस्ट में, तो आप देखिए कि यूएस है वो ईरान के जो इंटरनल अफेयर्स हैं वहाँ पे इंटरवेन को कैरी आउट करे। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो प्रोटेस्ट है उसके बिहाइंड में जो रीजंस हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब देखिए कि ईरान का कंटिन्यूस जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो आपको पुअर कंडीशन के अंदर देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो पुअर कंडीशन में क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए कि 2015 के समय यूएस के द्वारा एक न्यूक्लियर डील है उसको साइन किया जाता है। न्यूक्लियर डील के थ्रू ईरान के ऊपर जिस तरीके से जो जो सैंक्शंस हुआ करते थे वो रिमूव होते हैं। पर 2020 के दौरान में जब डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट टेन्योर था उस दौरान में उनके द्वारा यूनिलेटरल वे के अंदर उस डील से विड्रोवल है उसको कैरी आउट किया गया। और उसके बाद में ईरान के ऊपर में जो सैंक्शन है उनको भी आप देखिए कि उनके द्वारा री इम्पोज किया गया। तो जैसे ही सैंक्शन वहाँ पे रीइम्पोज हुए आपको कंटिन्यूस ईरान का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके अंदर डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि 2025 के समय में अभी जो जून का जो मंथ था उस दौरान में इसराइल के द्वारा ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वहाँ पे एक अटैक है वो कैरी आउट किया। उस अटैक के बाद में आपको ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके अंदर में और भी जो डिक्लाइन है वो मिलता है। अब जो डिक्लाइन है वो किस तरीके से हुआ है, ईरान के अंदर में जो फूड सेक्टर में इन्फ्लेशन है, फूड सेक्टर का इन्फ्लेशन आपको 64.2% है वो आपको मिलेगा। अब ये जो 64.2% का जो इन्फ्लेशन है वो सेकंड नंबर के ऊपर हाईएस्ट है। फर्स्ट नंबर के ऊपर में आप देखिए कि जो साउथ सूडान नाम का जो कंट्री है या सूडान नाम का जो कंट्री है वहाँ पे है। अब इस प्रोटेस्ट के अंदर ईरान का जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए कंसर्न का सिचुएशन है वो क्या है। स्टूडेंट्स ईरान के अंदर में जो ट्रेडर्स हैं वो आप देखिए कि ट्रेडिशनल वे के थ्रू 1979 के समय में उनके द्वारा ईरानियन रिवॉल्यूशन है उसको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था। क्योंकि स्टूडेंट्स उस दौरान में जो शाह का जो रूल हुआ करता था ईरान के अंदर में उनका इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरीके से था कि जो वेस्टर्न पावर कंट्रीज हैं उनके साथ में उनका जो क्लोजनेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि जो ट्रेडर्स का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके अंदर डिक्लाइन है वो हुआ था वेस्टर्न जो कंट्रीज के फेवर के अंदर में पॉलिसी होने की वजह से। अब इस प्रोटेस्ट को जो ट्रेडिशनल ट्रेडर्स हैं ईरान के उनके द्वारा भी इसको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया। जो इनिशियल फेज के अंदर में जो ईरान का अथॉरिटीज है उनके फेवर के अंदर में वो जो हुआ करते थे। और आप देखिए कि उसी 1979 का जो ईरानियन रिवॉल्यूशन है उसके थ्रू पहलवी जो डायनेस्टी वहाँ पे रूल किया करती थी उसको ओवरथ्रोन है वो कर दिया गया। ईरान जो कि एक इम्पीरियल स्टेट हुआ करता था उसका रिप्लेसमेंट आपको एज ए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के रूप से मिलेगा। ये जो वेस्ट एशिया का रीजन है इसके अंदर आने वाले समय के अंदर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो हो सकती हैं, और क्या बेसिकली सॉल्यूशन है वो होना चाहिए, किस तरीके से वेस्ट एशिया के रीजन को एज ए स्टेबलाइज है वो किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स रिसेंटली आप देखिए कि इजराइल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका मीटिंग हुआ है यूएस के लीडर के साथ में। तो इजराइल और यूएस के लीडर्स हैं वो यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका का जो रीजन है सोमाली लैंड है उसको इजराइल के द्वारा रिकॉग्नाइज है वो किया। सोमाली लैंड है उसको इजराइल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। जैसे कि आप देखिए कि रेड सी के एरिया के अंदर में अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको उनके द्वारा सिक्योर है वो किया जा सके। रेड सी के एरिया के अंदर ईरान के द्वारा जो बैक किया जाने वाला होती रेबल ग्रुप्स हैं होतीज आप देखिए कि कंटिन्यूस वहाँ से पास होने वाला जो ट्रेड है उसको एक थ्रेट के रूप से जो थ्रेट है वो पोज किया करते। इजराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद उनके द्वारा ट्वीट किया गया फारसी के अंदर में जो कि ईरान के वहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। और प्रोटेस्टर्स है उनको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया है कि हम प्रोटेस्टर्स के ही यहाँ पे साथ में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएस के इस थ्रीटन्ड जो स्टेटमेंट है उसको ईरानियन अथॉरिटी ने किस तरीके से रेस्पॉन्ड किया, तो ईरानियन अथॉरिटीज ने कहा है कि ये इनका इंटरनल यहाँ पे इंटरनल मैटर है। लेकिन आप देखिए कि यूएस का जो अर्लियर फेज में जो डिसीजंस रहे हैं जैसे उनके द्वारा अफगानिस्तान से विड्रोवल किया गया था
इराक के अंदर में जिस तरीके से उन्होंने जो कंडीशंस है उसको डेवलप किया था 2003-4 के समय में, जब उन्होंने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसके एलिगेशन के बेसिस के ऊपर में इराक के अंदर में इंटरवेन किया था। और आप देखिए कि फिर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसका प्रेजेंस वो भी नहीं मिला था। तो ईरानियन अथॉरिटीज ने इस तरीके से जो यूएस के अर्लियर एक्शंस हैं उनको बताते हुए कहा गया कि वो इसको रेस्पॉन्ड करेंगे। अर्लियर फेज में भी उन्होंने रेस्पॉन्ड है वो किया था, जैसे कि जून के मंथ के समय में जब यूएस ने इजराइल के साथ में मिलके जो ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, और आप देखिए कि जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करने का, असैसिनेट करने का कोशिश किया गया। जब जब वेस्ट एशिया के अंदर में जो यूएस के जो बेसिस सिचुएटेड हैं, स्पेशली कतर के वहाँ पे आप देखिए कि ईरान के द्वारा अटैक है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, एक एक तो आप देखिए कि ये तो आईआर के पर्सपेक्टिव से हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखे हैं। यूपीएससी एग्जाम के अंदर में अगर आपको कोई सॉल्यूशन वहाँ पे लिखना होगा तो आप सॉल्यूशन किस तरीके से राइट डाउन करोगे। तो स्टूडेंट द हिंदू के एक जर्नलिस्ट हैं जॉन स्टैनली, वहाँ के एक जर्नलिस्ट हैं जो कि वेस्ट एशिया को लार्जर वे के अंदर में कवर किया करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन और वेस्ट एशिया का उनका लार्जली आपको राइटिंग है वो मिलेगा। तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट है वो बताया गया है एक उनके आर्टिकल के अंदर में कि जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया के अंदर में आप देखिए कि कोई वॉर है, कोई लड़ाई है, वो यहाँ पे रोंग नहीं गया है। एशिया के अंदर में वॉर है वो रोंग नहीं गया। कंप्लीटली जो स्ट्रेटजी है वही आपको रोंग है वो देखने के लिए मिलेगा। कंप्लीटली स्ट्रेटजी ही वहाँ पे रोंग है। और पर्सिया का जो प्रॉब्लम है उसको बॉम्ब्स के थ्रू सोल्व नहीं किया जा सकता। नो वन कैन सोल्व द पर्सियन प्रॉब्लम विद द बॉम्ब्स। तो ये स्टेटमेंट आप अपने आईआर का जो आंसर है उसके अंदर में कोट कर सकते हो, जो उनके द्वारा लिखा गया है। प्रीलिम्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ईरान का जो लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो गूगल मैप है उसको यूज किया है। ये आप देखिए कि ईरान है वो सिचुएटेड यहाँ पे, ये जो ईरान है आपको यहाँ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ईरान के जो नाइबर कंट्रीज हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्या ईरान एक लैंडलॉक कंट्री है? ईरान लैंडलॉक कंट्री है वो नहीं है। काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो नाइबर कंट्रीज हैं उनको देखते हैं। आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो कंट्री सिचुएटेड है इसका नाम क्या है? इराक। इराक कहाँ पे है? वेस्टर्न पार्ट के अंदर में। और वहीं पे ही यूएस ने इंटरवेन किया था 2002-2003 के समय। वेस्टर्न पार्ट में इराक सिचुएटेड है। फिर अगर हम नॉर्दर्न पार्ट के लिए जर्नी को कैरी आउट करते हैं तो यहाँ पे आपको टर्की है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले इसका नाम टर्की हुआ करता था, बाद में उसने स्पेल को लिटिल बिट चेंज किया, तुर्कई उसका नाम है वो किया। टर्की के बाद में आप देखिए कि यहाँ पे आपको अजरबैजान है, अजरबैजान का लोकेशन है वो मिलता है। फिर आप देखिए कि टर्की के बाद में अजरबैजान है वो सिचुएटेड है। अजरबैजान है। अजरबैजान के बाद में अर्मेनिया का भी जो पार्ट है वो यहाँ पे शेयर हुआ करता है। और आप देखिए कि अर्मेनिया और अजरबैजान का कन्फ्लिक्ट हुआ करता था एक जो प्लेस है उसके रिगार्डिंग में, नागोर्नो काराबाख उस प्लेस को बोला करते हैं। तो ये जो बोथ थ्री कंट्रीज हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड हैं। फिर आपको जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है, यहाँ पे कैस्पियन सी है। तुर्कमेनिस्तान नाम का जो कंट्री है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। और कैस्पियन सी के थ्रू ही वो पाइपलाइन आने वाला था जिसको हम तापी पाइपलाइन बोलते हैं। इंडिया के लिए जो एक पाइपलाइन था तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का, जो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आया है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर में भी सिक्योरिटी थ्रेट है, पाकिस्तान के अंदर भी उस पाइपलाइन को सिक्योरिटी का थ्रेट है। तो स्टूडेंट्स जो कैस्पियन सी से ही वहाँ पे जो नेचुरल गैस है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया था तुर्कमेनिस्तान के अंदर में। तुर्कमेनिस्तान के बाद में आपको जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का पार्ट आपको मिलेगा। और आप देखिए कि यहाँ पे जो पाकिस्तान है, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस रीजन के बारे में, ये जो देखे कि ईरान का भी रीजन है, यहाँ पे पाकिस्तान का भी है और अफगानिस्तान का सदर्न पार्ट है, कांधार से सदर्न का एरिया। इस एरिया को बेसिकली बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। अभी अलग अलग कंट्री के अंदर में है, बलूच कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहा करते हैं। पाकिस्तान के अंदर में इसको आप देखिए कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। अफगानिस्तान का जो सदर्न पार्ट है, ईरान का ईस्टर्न पार्ट है जिसमें सिस्तान बलूचिस्तान इस प्रोविंस का यहाँ पे नाम है। तीन वाटर बॉडी हैं जिसके साथ में ईरान अपना एरिया शेयर करता है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो वाटर बॉडी है उसका नाम है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी है। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे पर्शियन गल्फ है वो सिचुएटेड है। और आप देखिए कि जो इसका सदर्न पार्ट है यहाँ पे
गल्फ ऑफ ओमान है वो सिचुएटेड। स्टूडेंट्स, जो गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ के साथ में जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उसको बोला करते हैं। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आप देखिए कि जो वेस्ट एशिया से जो इम्पोर्टेंट ट्रेड पास हुआ करता है उसके लिए इस पॉइंट का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। काफ़ी बार इसी रीजन के अंदर में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के वहाँ पे ही कन्फ्लिक्ट है वो हुआ करता है, ट्रेड स्पेशली जो ऑयल है उसके पास होने के रिगार्डिंग में। ये हमने ईरान का यहाँ पे लोकेशन है उसको देखा है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको एक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से हैं। इंडिया और ईरान के रिलेशंस के बारे में हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारे तो एंशियंट रिलेशंस वो एग्जिस्ट किया करते हैं। एंशियंट रिलेशंस किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं? जो अर्लियर फेज में जो सिविलाइजेशंस का जो डेवलपमेंट हुआ था, जो सिविलाइजेशंस आपको बोथ कंट्रीज के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि इंडिया के अंदर तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ईरान के अंदर में आप देखिए कि मेसोपोटामियम जो सिविलाइजेशन है, पोटामिया सिविलाइजेशन है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश है। 1952 के समय में, सॉरी 1950 के समय में हमारे यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो इस्टेब्लिश होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो इस्टेब्लिश होते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बाद में आप देखिए कि कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं। 2007 के समय में हमने इंडिपेंडेंट पॉलिसी को भी अडॉप्ट करने के लिए कहा था। वहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए ईरान हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि चाहबार पोर्ट है। चाहबार का जो पोर्ट है जो कि गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में सिचुएटेड है। काफ़ी बार इसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि ये जो चाहबार पोर्ट है वो पर्शियन गल्फ के अंदर में सिचुएटेड होगा। आप देखिए कि यहाँ पे जो जो ये जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके अंदर में चाहबार पोर्ट है जो कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के कनेक्टिविटी या ट्रेड को कैरी आउट करने के लिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाबार पोर्ट के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि आपको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईरान की पर्सपेक्टिव, ईरान के वहाँ पे जो कि इंडिया का कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट कर। तो ये कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं बोथ कंट्रीज के बिटवीन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो किया गया है ट्विटर और जो एक्स प्लेटफॉर्म है उसके बारे में। ट्विटर और एक्स प्लेटफॉर्म के वहाँ पे आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन एक चैट बोट है जिसको कि बेसिकली ग्रोक के नाम से जानते हैं। एक चैट बोट है ग्रोक। ग्रोक के अंदर में बेसिकली आप देखिए कि कुछ वहाँ पे जो जो इमेज का मिसयूज है वो किया गया। उसका मिसयूज की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिटी नाम का जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा आप देखिए कि इस प्लेटफॉर्म को लिखा गया है कि किसी भी तरीके से मिसयूज है वो नहीं होना चाहिए। आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये चैट बोट है उसके रिगार्डिंग। और हर एक प्लेटफॉर्म को आप देखिए कि इंडिया के जो आईटी रूल्स हैं या 2021 के जो आईटी रूल्स हैं उनको कंप्लाई करना होगा। स्टेचुटरी जो एग्जेम्पशन दिया गया है सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट, जिसके अंदर में सेफ हार्बर के रूप से प्लेटफॉर्म्स को बनाया गया। जो जो गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है उनको वो फॉलो करेंगे। प्लेटफॉर्म है वो किसी भी तरीके से लाइबल नहीं होता है सेफ हार्बर सिचुएशन के अंदर में। जो यूजर है वो वहाँ पे लाइबल होगा कोई भी मिसकंडक्ट को अगर वो कैरी आउट करता है, किसी पर्सन का जो डिग्निटी है उसको हार्म करता है, किसी पर्सन का आप देखिए कि डिग्निटी, प्राइवेसी और डिजिटल सेफ्टी है उसको हार्म किया जाएगा, तो पर्सन वहाँ पे जो लाइबल होता है, प्लेटफॉर्म लाइबल रहेगा कि अगर वो गवर्नमेंट का डायरेक्शन को नहीं फॉलो करता है और सेफ हार्बर का जो कंडीशन है उसके अंदर में वो कवर है वो नहीं होता है उस समय। तो ये बेसिकली हमने मिसयूज के बारे में यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स कर्तव्य पथ का जो फोटो है उसको शो किया गया है रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन जो कि हम 26 जनवरी के समय में कैरी आउट करते हैं। रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हमने 1950 के समय स्टार्ट किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देखिए कि 1950 के समय में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो 26 नवंबर 1949 के समय ही जो यहाँ पे अडॉप्ट हुआ था। तो कमेंसमेंट उसका 2 मंथ के लेटर फेज के अंदर में क्यों हुआ? क्योंकि एक हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस था पूर्ण स्वराज के रिगार्डिंग। पूर्ण स्वराज का एक हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस होने की वजह से हमने 26 जनवरी को ही यहाँ पे चूज किया है एज ए, आप देखिए कि रिपब्लिक डे के रूप से। कर्तव्य पथ को यहाँ पे शो किया गया है जिसको कि पहले राजपथ के रूप से जाना करते थे, और राजपथ के अलावा आप देखिए कि इसको
किंग्स वे के रूप से भी कंसीडर हैं वो किया करते थे कॉलोनियल एरा के समय। तो ये जो कर्तव्य पथ है जिसका रीनेम किया गया है रिसेंट ईयर्स के अंदर में, वहाँ पे हमारा जो डिफेंस फोर्सेज का जो यूनिट्स है वो एक रिहर्सल को कैरी आउट करते हैं। अराउंड 1 मंथ के आसपास इनका रिहर्सल हुआ करता है, और उसी समय में आप देखिए कि वो 1 मंथ का रिहर्सल है, उसी वजह से आपको जो कंप्लीट परफेक्शन है वो आपको मिलेगा जब आप रिपब्लिक डे का परेड देखते हो। तो काफ़ी ज़्यादा आप देखिए कि परफेक्ट वे के अंदर में जिस तरीके से वो जो परेड है उसको कैरी आउट करते हैं। एग्जाम के लिए क्या आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे फोग है उसको शो किया गया है, फोग को दिखाया गया है। तो फोग हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के विंटर्स के अंदर में हुआ करता है, उसके बिहाइंड में क्या फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। एक तो आप देखिए कि लो टेम्परेचर का होना, लो टेम्प कुछ दिनों पहले भी हमने इस टॉपिक को रीड किया था। लो टेम्परेचर के अलावा आप देखिए कि विंड का जो स्पीड है, लो विंड स्पीड होना, लो वहाँ पे विंड स्पीड होना, लो टेम्परेचर होना। फिर आप देखिए कि मॉइस्चर का टू मच अवेलेबिलिटी होना, रिवर्स की वजह से मॉइस्चर का अवेलेबिलिटी होना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से मॉइस्चर का अवेलेबिलिटी है वो भी एक रोल प्ले करता है। प्लेंटी ऑफ एरोसोल्स है उनका भी प्रेजेंस होना, काफ़ी सारी संख्या के अंदर में जो एरोसोल्स हुआ करते हैं उनका प्रेजेंस होना। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि फोक का, डेंस फोक का जो कंडीशन है उसको फुलफिल करते हैं। इसी वजह से आपको नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में ये देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आसाम का जो कोऑर्डिनेटेड कमेटी है, कोऑर्डिनेट कमेटी ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आसाम, जो कि बेसिकली 14 ट्राइब्स का एक ग्रुप के रूप से ये कमेटी है वो सेटअप है। तो ये जो कोऑर्डिनेट कमेटी ऑन ट्राइब, जो ट्राइबल्स का ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आसाम, उन्होंने बेसिकली कुछ ओबीसी कम्युनिटी हैं, 6 ओबीसी कम्युनिटी हैं जिनको कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस है वो दिया गया था। उसको बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल या आप देखिए कि इलीगल वे के रूप से इनके द्वारा बताया गया, इस प्रपोजल को रिजेक्ट है वो किया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब आप देखिए कि प्रपोजल के अंदर में उनके द्वारा बताया गया है कि ऑलरेडी आप देखिए कि जो एसटी का जो स्टेटस है, ऑलरेडी आसाम के अंदर में जो स्टेटस है, जो एक आप देखिए कि लिमिटेशन जो डिसाइड किया गया था 1992 का, किस केस के थ्रू, इंदिरा साहनी केस के थ्रू, कि जो ओवरऑल रिजर्वेशन है वो 50% का जो टारगेट है उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। 50% आप यहाँ पे रिजर्वेशन रखिए, 50% आप ओपन कैटेगरी के अंदर में रखिए, जिससे कि आप कॉम्पिटेंस है जो उसको आप यहाँ पे प्रमोट वो कर सको, मेरिट को प्रमोट कर सको। तो स्टूडेंट्स रिजर्वेशन उनको दिया जाए जो कि बैकवर्ड सेक्शन में रहे हैं, मेन सेक्शन में उनका जो बेटर वेलफेयर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको नहीं मिली हैं, और समय के साथ में रिजर्वेशन को रिवाइवल जो चेंजेस अपग्रेड करने का भी जरूरत है। 50% का जो ब्रीच है वो यहाँ पे वायलेट होता है जब ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन ग्रांट होता है, बट कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि 50% का वो कैटेगरी में है, 10% उनको तो उसको कोर्ट के द्वारा उसको वैलिड है वो यहाँ पे कर दिया गया। फिर कुछ स्टेट्स में अब डिमांड है कंटिन्यूस इस 50% का जो कैपिंग है उसको इंक्रीज किया जाए, क्योंकि जो लार्जर नंबर ऑफ संख्या है, जिसका जितना संख्या उतना भागीदारी, इस तरीके का आपको पॉलिटिकल टर्म्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल रैलीज उसके दौरान में। अब इन इस कमेटी का प्रपोजल है वो क्या है, कमेटी का प्रपोजल ये है कि इन कम्युनिटीज को आप यहाँ पे 3 कैटेगरी के अंदर में डिवाइड कीजिए। शेड्यूल कास्ट हिली एरिया के अंदर में, शेड्यूल कास्ट वैली का एरिया के अंदर में, और शेड्यूल कास्ट जो है, सॉरी शेड्यूल ट्राइब, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के बारे में है जो प्लेन्स एरिया के अंदर में है, उसकी कैटेगरी के बेसिस पे आपको डिवाइड है वो करना है। इन्होंने मेंशन किया है कि हिंदुइज्म के अंदर में जो कुछ कम्युनिटीज हैं उनको सोशल स्टेटस के बेसिस के ऊपर में शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है वो हुआ करता है, बट शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है उसके बिहाइंड में कुछ फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि जो प्रिमिटिव जो ट्रेड्स हैं, किसी ट्राइब के अंदर में प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं वो होने चाहिए। प्रिमिटिव ट्रेड्स के अलावा आप देखिए कि उनका जो कल्चर है वो डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए। सोसाइटी के अंदर में आप इनको रीड करते हो, अगर एंथ्रोपोलॉजी आपका ऑप्शनल है तो भी आप इसको रीड करते हो। जो जोग्राफिकल आपको आइसोलेशन है, जोग्राफिकल आप देखिए कि आइसोलेशन होना चाहिए उस ट्राइबल का, ट्राइबल कम्युनिटी का जोग्राफिकल आइसोलेशन है। उस ट्राइबल कम्युनिटी के जो पर्सन्स हैं उनमें वन काइंड ऑफ साइनेस है, साइनेस डेट मीन्स की जो जो मेन डोमेन है उसके साथ में उनका जो कनेक्टनेस है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा लोकूर नाम का एक कमेटी बनता है, जस्टिस लोकूर का कमेटी है 1955 का। तो उस कमेटी ने जो रिकमेंड किया है वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग में कोई कम्युनिटी अगर फुलफिल करता है तो उसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है वो ग्रांट कर दिया।
ये बेसिकली आसाम के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि एयर क्वालिटी के अंदर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग जो एरिया है उसका ये कमीशन है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग में जो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए गए थे उनको रिमूव है वो कर दिया जाए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग का जो डिमोलिशन का एक्टिविटी है उनको यहाँ पे करना। इसके अलावा स्कूल्स के रिगार्डिंग में, गवर्नमेंट ऑफिसेज के रिगार्डिंग में जो हाइब्रिड मॉडल है उसको अडॉप्ट करने के लिए कहा गया था, तो उनको बेसिकली जो जो बैन किए गए थे उनको रिमूव है वो किया गया है। इस कमीशन के बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया का ये जो कमीशन है, ये आप देखिए कि एज ए स्टेचुटरी बॉडी के रूप से एग्जिस्ट करता है। 2021 का जो एक्ट है उसी के थ्रू इसको जो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में लाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इस कमीशन के अंदर में जो 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 चेयरमैन हुआ करते हैं, आप देखिए कि जो गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट उसका पोजीशन होना चाहिए। 3 ईयर के रिगार्डिंग में वो पोस्ट को सर्व कर सकता है, मैक्सिमम 70 ईयर का उनका एज होना चाहिए। कुछ यहाँ पे जो स्टेट्स के जो सेक्रेटरीज हैं उनको भी एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप से बताया गया है, या उन स्टेट्स के जो इन्वायरमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनको कौन कौन से स्टेट के बताए गए हैं, पंजाब के बताए गए हैं, हरियाणा के बताए गए हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, और आप देखिए कि दिल्ली है। दिल्ली स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, बट उनके भी जो सेक्रेटरी हैं एज ए इन्वायरमेंट के या चीफ सेक्रेटरी वो इसके पार्ट हैं, वो रहेंगे। पार्ट क्यों रहना है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी है वो कोई एक स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारे स्टेट्स को अगर इंटरवेन करते हुए एक्शंस को कैरी आउट करेंगे तो एयर क्वालिटी के अंदर में बेटर रिजल्ट्स को देखने के लिए मिलते हैं। फिर आप देखिए कि एक न्यूज़ देखने के लिए मिला था कि टीचर्स को यहाँ पे डॉग का जो काउंट है उसके अंदर में इंगेज किया गया है, जिसको क्या एज ए फेक क्लेम के रूप से कंसिडर किया है। पुलिस ने एफआईआर है उसको भी रजिस्टर किया। स्टूडेंट्स ये तो न्यूज़ के बारे में हुआ, बट आप देखिए कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स का नॉन टीचिंग एक्टिविटी के अंदर में इंगेजमेंट होना, स्पेशली जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनका नॉन टीचिंग एक्टिविटी के अंदर में इंगेजमेंट होना काफ़ी बार एक कंसर्न को रेज करता है, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटीज के अंदर में कोई डाटा कलेक्शन के बारे में। तो कंटिन्यूस हम इस टॉपिक को रीड करते हैं कि उनका उस सेक्टर में इंगेजमेंट हुआ, जो ओवरऑल क्वालिटी एजुकेशन है उसको वो डिक्लाइन करता है। वैसे ही जो एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट है वो कौन सा लिस्ट के अंदर में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में उसको कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर में इंक्लूड है वो किया गया है, जो पहले स्टेट लिस्ट का पार्ट है वो हुआ करता था। और यहाँ पे भी आप देखिए कि जो टीचर है उन्हीं के रिगार्डिंग में है, एक रैगिंग का केस सामने आया हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पे प्रोफेसर हैं उनका भी उस रैगिंग केस के अंदर में इंगेजमेंट है वो देखने के लिए मिला है। सिर्फ जो साथ पढ़ने वाले जो कलीग हैं उनका ही इंगेजमेंट नहीं है, टीचर्स भी उसके अंदर में इंगेज थे। तो वन काइंड ऑफ ए कंसर्निंग सिचुएशन है कि टीचर, आप देखिए कि टीचर के रिगार्डिंग में काफ़ी बार कंसिडर किया जाता है कि रेड पेन को वो कैरी आउट करते हैं, रेड पेन्स मीन्स अथॉरिटी को वो शो करता है, बट अथॉरिटी इस तरीके से ना हो कि जो किसी भी जो स्टूडेंट है उसका जो डेलिब्रेशन प्रोसेस है, उसका जो यहाँ पे आप किसी तरीके से उसको वायलेट करें, उनको ओवरऑल अपब्रिंगिंग के अंदर हेल्प है वो आप यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर में टीचर को एज ए गुरु के रूप से कंसिडर किया जाता है। गुरु कौन है, गुरु का जो वर्ड है उसका मीनिंग ये है कि कोई भी पर्सन जो डार्कनेस से आप देखिए कि जो लाइटनेस को आपको कैरी आउट करे, पाथ टू आपका जो जर्नी है, सक्सेस का जर्नी है, या आपका जो एनलाइटमेंट का जर्नी है उसके अंदर में जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वही आपका गुरु है। एज ए टीचर वो हो सकता है, या आप देखिए कि आपको डिफरेंट वे के थ्रू जो एनलाइटमेंट करे यहाँ पे, चाहे स्पिरिचुअल एजुकेशन हो या जो जिस तरीके का डिमांड ऑफ एजुकेशन है ज़रूरत सोसाइटी में सर्वाइवल के लिए। तो स्टूडेंट्स ये तो गुरु का पोजीशन के बारे में देखा। मदर को एज ए फर्स्ट गुरु के रूप से कंसिडर किया जाता है हमारा जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर में। अब यहाँ पे रैगिंग के बारे में मेंशन किया गया है। रैगिंग के बारे में जब भी मेंशन हो तो आपको एक राघवन कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। राघवन कमेटी है, 2007 का वो कमेटी है जिसमें रिकमेंड किया था। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल है, उनको हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर में एंटी रैगिंग जो सेल्स हैं, एंटी रैगिंग जो सेल हैं उनको यहाँ पे सेटअप करना है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय समय पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में इंटरेक्शन यहाँ पे हो, प्रॉपर मेंटरिंग है उनका किया जाए। किसी भी तरीके से उन्होंने जो हरेसमेंट है रैगिंग के अंदर में, किसी भी तरीके का हरेसमेंट आप देखिए कि वो फेस यहाँ पे ना करे, ना फिजिकल ना मेंटल, यहाँ पे हरेसमेंट उनका ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जेल के अंदर में रेडिकलाइजेशन के बारे में है, एनआईए के द्वारा आप देखिए कि जेल के अंदर ही एक रेडिकलाइजेशन एक्टिविटी है, उस केस को बस्ट किया था 2023 के समय में। एक जो पर्सन है जो कि लश्कर ए तैयबा नाम का जो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक उससे इंगेज करने वाले पर्सन थे जो अंडर ट्रायल सिचुएशन में थे, उनको जेल के अंदर में रखा गया। उन्होंने एक रेड सैंडर्स के जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, रेड सैंडर्स जो कि आप देखिए कि उसका इलीगल जो बेसिकली उसका जो कटिंग किया जाता है, इलीगल सेलिंग आपको मिलेगा उसका, तो उसके एक हैबिचुअल ऑफेंडर थे, उनको रेडिकलाइज है वो कर दिया गया। जब से पता लगता है कि प्रिजन के अंदर में भी जो रेडिकलाइजेशन का कुछ मॉड्यूल है वो ऑपरेटिंग सिचुएशन में था। अब एनआईए के द्वारा चार्जशीट के अंदर में एडिशनल कुछ पर्सन्स का जो नेम है वो एज अक्यूज्ड के रूप से ऐड है वो किया गया है। प्रिजन जो एज ए सब्जेक्ट है वो किस किसके अंदर में आया करता है, क्या सेंट्रल लिस्ट के अंदर में है या स्टेट लिस्ट में, तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है वो हुआ करता है। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि लैंग्वेज आइडेंटिटी और पावर कैसे यहाँ पे एक वायलेंट प्रोटेस्ट का पार्ट है वो बनते हैं आसाम के अंदर में। आसाम के रिगार्डिंग में ये मेंशन है कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर में एक वायलेंट प्रोटेस्ट है वो हुआ था 1961 के समय में। सिलचर का जो एरिया है आसाम के, वहाँ पे सिलचर का जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में ये मेंशन है। आसाम के द्वारा एक आसामीज ऑफिशियल एक्ट आता है जिसके थ्रू आप देखिए कि आसाम का एक ऑफिशियल एक्ट आता है जिसमें आसामीज जो है उसको एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप से रिकॉग्नाइज है वो कर दिया गया। आसाम का जो बराक वैली का एरिया है वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज है वो बोली जाती है और उसी की वजह से डिसकंटेंट क्रिएट होता है, एक वायलेंट प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था। कॉलोनियल कुछ पॉलिसी हैं उसको भी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल बताया गया है, तो उस अर्लियर फेज में जो हुआ प्रोटेस्ट को एनालाइज किया गया और वहाँ पे एनालाइज करते हुए ये बताया गया कि लैंग्वेज भी यहाँ पे एक यूज हो सकता है वोलेंट प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में, या जो किसी तरीके से डिसकंटेंट को जो क्रिएट है वो करता है, फोर्सफुली अदर लैंग्वेज है उसको अगर इम्पोज किया जाए। अब देखिए कि जब हम पाकिस्तान के बारे में रीड करते हैं, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग पर्सन है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो अर्ली प्रेजेंट समय में बांग्लादेश है वहाँ पे आप देखिए कि बंगाली लैंग्वेज है वो बोली जाती थी। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि डोमिनेंट था, पाकिस्तान का जो कंप्लीट ग्रुप है उसमें डोमिनेंट वही था। तो स्टूडेंट्स उनके द्वारा ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर में उर्दू लैंग्वेज है उसको फोर्स है वो किया गया और बाद में आपको वो डिसकंटेंट इस तरीके से मिलेगा कल्चरल इम्पोज की वजह से कि ईस्टर्न पाकिस्तान का जो लिबरेशन होता है 1971 के समय। वैसे लैंग्वेज एज ए आप देखिए कि डिसकंटेंट के रिगार्डिंग में होता है अगर फोर्सफुली उसका यूज किया जाए। तेलंगाना के रिगार्डिंग में है कि तेलंगाना स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन है उसको अडॉप्ट किया है, एमजी नरेगा के रिस्टोरेशन के लिए कहा गया। अभी हमारा गवर्नमेंट के द्वारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण नाम का जो बिल है वो लाया गया है और उसके थ्रू एमजी नरेगा को सुपरसीड करने का कोशिश है वो किया गया। अब देखिए कि जो डिमांड ड्राइवन जो यहाँ पे फ्रेमवर्क था, डिमांड ड्राइवन फ्रेमवर्क को सप्लाई ड्राइवन फ्रेमवर्क के रूप से कन्वर्ट किया गया। स्टेट्स का जो मोर यहाँ पे जो 90-10 का फंडिंग हुआ करता था उसको 60-40 कर दिया गया है। सेंट्रल अथॉरिटी है उनको मोर पावर है किसी स्टेट के किस एरिया के अंदर में एमजी नरेगा जो जो रूरल वर्क है उसको कैरी आउट किया जाएगा। और यहाँ पे रेजोल्यूशन के अंदर में जो राइट टू वर्क है आर्टिकल जो वर्क के रिगार्डिंग में जो राइट्स हैं आर्टिकल 41 के अंदर में डीपीएसपी का जो पार्ट है उसको ये वायलेट करता हुआ बताया गया है। फंडिंग के अंदर में स्टेट्स का जो कैपेसिटी है वो नहीं है, कितना लार्जर नंबर के अंदर वो फंड के अंदर कंट्रीब्यूट है वो कर सके। तो स्टूडेंट्स ये रेजोल्यूशन पास हुआ। पहले हमने पंजाब के बारे में रीड किया था कि पंजाब के वहाँ पे भी रेजोल्यूशन है वो पास हुआ था, इसे जो नया जो एक्ट है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के रिगार्डिंग। हमारा जो वेस्ट का जो एरिया है, जो वेस्ट हमारे जनरेट होता है चाहे वो अर्बन एरिया में हो या रूरल एरिया के अंदर में, तो वेस्ट को अगर हमें यहाँ पे रिटर्न करना है तो उसको ट्रांसफॉर्म वेस्ट को आप देखिए कि सर्कुलेशन के अंदर में जो सर्कुलेटरी यहाँ पे इकोनॉमी है उसके रूप से इसको यूज है वो करना होगा। 2030 का यूएनएफ ट्रिपल सी का आप देखिए कि जो कोप 30 का मीटिंग ऑर्गेनाइज 2030 नहीं 2025 के समय में जो
COP30 का जो मीटिंग हुआ है, COP30 किसका, UNFCCC का। तो उस COP30 का मीटिंग के अंदर में आप देखिए कि सर्कुलेटरी एज ए वे टू इंक्लूसिव ग्रोथ के रूप से सर्कुलेटरी इकोनॉमी को अडॉप्ट करने के लिए कहा गया। हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया ने, आप देखिए कि जब COP26 का मीटिंग हुआ था, COP26 का मीटिंग कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो के वहाँ पे। तो ग्लासगो की उस मीटिंग के अंदर ही हमने जो मिशन लाइफ है उसको प्रपोज किया था, जो कि हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का आप देखिए कि मिशन लाइफ है। मिशन लाइफ के अंदर में भी हमने जो सर्कुलेटरी इकोनॉमी है, कि जो सर्कुलेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पे जो वेस्ट है उसको बेसिकली जो ट्रांसफॉर्म है वो किया जा सकता है न्यू वे के थ्रू में। यहाँ पे वेस्ट से वेल्थ का जो जनरेशन है, जो इंडिया का एक प्रपोजल था। अर्बन इंडिया के बारे में बताया गया कि जो अर्बन इंडिया है वो कंटिन्यूस एक्सपेंडिंग सिचुएशन में है। अर्बन इंडिया कंटिन्यूस एक्सपेंशन के अंदर में है। तो एक्सपेंडिंग सिचुएशन में होने की वजह से, टू मच हमारा सिटीज है वो ग्रो करने की वजह से, अब देखिए कि हमारा जो ग्लोबल स्टैंडर्ड होना चाहिए सिटीज का, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है सिटीज का, उसको हमारे जो अर्बन एरियाज हैं वो फुलफिल हैं, वो नहीं करते हैं। 165 मिलियन टन के आसपास जो वेस्ट है, 165 मिलियन टन के आसपास जो वेस्ट है हम 2030 के समय तक जनरेट करेंगे। तो गार्बेज फ्री से सिटीज अगर हमको कैरी आउट करना है तो प्लास्टिक, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का जो वेस्ट है उसको हमें ट्रांसफॉर्म है वो करना होगा। मोर देन हाफ ऑफ द हमारा जो जो वेस्ट है वो अनऑर्गेनाइज, कंप्लीटली ऑर्गेनाइज है वो नहीं है। कंप्रेस जो बायोगैस है उनके हमको प्लांट्स हैं उनको सेटअप करने का जरूरत है। सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलेशन, जो सर्कुलेटरी जो इकोनॉमी को जो प्रमोट करें, ऐसा सिटीज का एक कोलिशन है जिसको कि C3 के नाम से जानते हैं, उसको सेटअप किया जाए। जयपुर के वहाँ पे एक मीटिंग भी हुआ था कि सर्कुलेटरी जो इकोनॉमी है वो प्रमोट हो सिटीज के अंदर में। और जो वेस्ट का आप देखिए, वेस्ट के रिगार्डिंग में जो 3R का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है कि हमें वेस्ट को रिड्यूस भी करना है, वेस्ट ओवरऑल हमारा यहाँ पे रिड्यूस हो, उसका रीयूज भी हम कर सकें, और स्टूडेंट्स उसका रिसाइकलिंग है वो भी हम यहाँ पे कर सकें। तो उसको उस इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली अडोप्ट है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रूरल अर्बन का जो पार्टनरशिप है वो किस तरीके से ज़रूरत है, आने वाले जो सैनिटेशन का जो जो प्रोसेस है उसको अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है। स्वच्छ भारत मिशन है जो कि हमने आप देखी कि 2014 के समय में प्रपोज किया था। स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू हमारे जो अर्बन एरिया हैं, रूरल एरिया हैं, वहाँ पे जो आप देखिए कि जो सैनिटेशन एंड क्लीननेस के रिगार्डिंग में जो टॉयलेट्स हैं उनको सेटअप किया गया। तो टॉयलेट्स आप देखिए कि सेटअप हुए हैं, टॉयलेट्स वहाँ पे सेटअप हुए हैं। ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेज हैं वो हमारे यहाँ पे सेटअप हुए हैं। बट ये जो टॉयलेट बिल्डिंग है वो तो एक इनिशियली फंक्शन है हमारा यहाँ पे सैनिटेशन के रिगार्डिंग। अगर हमें कंप्लीट सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है, कंप्लीट सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमें आने वाले समय के अंदर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट का भी जो मैनेजमेंट है उसको बेसिकली कैरी आउट करना होगा। जो अर्बन एरिया के पास में जो रूरल एरिया है उनका एक पार्टनरशिप होना चाहिए। इसमें सतारा का एक एग्जाम्पल को बताया गया कि कैसे सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट को जो रूरल का जो पार्टनरशिप है अर्बन एरिया के साथ में, जिससे कि बेटर यहाँ पे जो रिजल्ट्स वो मिले हैं। तो उसी एग्जाम्पल को यूज करते हुए बेटर हमको यहाँ पे सॉलिड एंड जो लिक्विड वेस्ट है उसको ट्रांसफॉर्म करने का, उसको बेटर वे में यूटिलाइज करने का जरूरत। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अरावली हिल्स के बारे में है। आप देखिए कि राजस्थान हरियाणा का एक रीजन है जिसको कि अहिरवाल रीजन के नाम से जाना करते हैं, जहाँ पे लार्जली वे के अंदर में आपको इलीगल जो माइनिंग है वो देखने के लिए मिलती है अरावली हिल्स के अंदर में। तो वहीं का ही एक फोटो है कि वुमेन जो पर्सनस हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट है वो किया गया है। तो स्टूडेंट्स अरावली हिल्स के बारे में अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि अरावली हिल्स हैं जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है के रूप से प्रेजेंट है। गुजरात है, राजस्थान है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और ये राजस्थान हरियाणा का ये जो रीजन है अहिरवाल रीजन, ये बेसिकली आप देखिए कि दिल्ली एनसीआर के पास में होने की वजह से यहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है और दिल्ली एनसीआर का डिमांड भी है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस हमारी जो पब्लिक है उसका रूरल से अर्बन के लिए माइग्रेशन है। अब यहाँ पे बताया यही गया है कि कैसे जो माइनिंग की वजह से, मशीनरी की वजह से हिल है वो कम्प्लीटली सेकंड सिचुएशन में है। कुछ तो ऐसे भी एरिया हैं जैसे हरियाणा का जो मेवात का जो रीजन है, हरियाणा में जो नूहू का रीजन है, मेवात का जो रीजन है, वहाँ तो आप देखिए कि जो माइनिंग के एरिया की वजह से कम्प्लीटली जो हिल्स है वो वहाँ पे रेज डाउन हो चुका है, हिल है वो कम्प्लीटली वहाँ पे इरोज है वो कर दिया गया है।
तो ओवरऑल इम्पैक्ट करता है क्वालिटी को, एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है, रूरल लाइफ को इम्पैक्ट करता है, और आप देखिए कि इम्पैक्ट करता है वहाँ पे ग्राउंड वाटर को भी। ग्राउंड वाटर भी कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर में है इन एरियाज के अंदर में। तो उसी उसी के बारे में ये कम्प्लीटली मेंशन है। अभी कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया कि जब तक सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान एग्जिस्टेंस में नहीं आता है, नई प्रपोजल को नहीं कंसिडर किया जाता है, तो जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, या नया जो लीज है वो नहीं प्रोवाइड यहाँ पे। फिर आप देखिए कि हमारा जो यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ईडी, उनके द्वारा एक आईएएस ऑफिसर है, उनको अरेस्ट किया गया है। आप देखिए कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर में जो करप्शन है वो एक मेजर मेजर कंसर्न के रूप से इमर्ज हुआ है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर में कंसर्न, यहाँ पे जो करप्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू में है। तो यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग में उन जो ब्यूरोक्रेट है उनका अरेस्ट है वो हुआ। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उन्होंने एक डिस्कशन के दौरान में कहा कि इंडिया को राइट है कि टेररिज्म के अगेंस्ट में अपना जो सेल्फ डिफेंस है उसको ये कैरी आउट करे, अपने आप को डिफेंड करे टेरर एक्टिविटीज के रिगार्डिंग में। क्योंकि हमारा जो नाइबर कंट्री है पाकिस्तान, उनके द्वारा तो आप देखिए कि क्रॉस द बॉर्डर जो कंटिन्यूस टेररिज्म है उसको इंडिया के अंदर में सेंड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू में। रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनका अल्टीमेट टारगेट यही था कि पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसेज हैं उनको बेसिकली आप देखिए कि डिस्ट्रॉय है वो किया जाए। यहाँ पे इंडिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी मेंशन किया गया, जैसे कि श्रीलंका के वहाँ पे आप देखिए कि जिस तरीके से साइक्लोन दितवा की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है, तो इंडिया ने उसको सपोर्ट जो प्रोवाइड किया है, फाइनेंशियली सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, तो उन सभी के बारे में बताया गया। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि कुछ दिनों पहले हमने म्यांमार के बारे में रीड किया था कि म्यांमार के वहाँ पे भी आप देखिए जब अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने एक सपोर्ट प्रोवाइड किया था, ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के थ्रू वो सपोर्ट था म्यांमार के अर्थक्वेक के अंदर में। और श्रीलंका के वहाँ पे जो साइक्लोनिक जो इम्पैक्ट हुआ है उसमें हमने किस ऑपरेशन के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड किया, बोथ को आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ था, ऑपरेशन ब्रह्मा है वो कहाँ पे था, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। एसआईआर के बारे में मेंशन है, अपोजिशन का जो कंसर्न है कि इसको स्पीडी वे के अंदर में कराया गया है जिसकी वजह से इसमें जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल के रिगार्डिंग में मेंशन किया है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर सीरियस चार्जेज हैं वो लगाए गए हैं, दैट डज नॉट मीन कि उसको बेल यहाँ पे ग्रांट नहीं होगा। अंडर ट्रायल पर्सन के ऊपर में आप देखिए कि सीरियस चार्जेस हैं वो लगा दिए जाते हैं और कंटिन्यूस वो जेल के अंदर में रहा करता है। हमारे यहाँ पे किसी तरीके का ऐसा कंपनसेशन पॉलिसी है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है कि जो कोई पर्सन है वो अपने यूथ के अंदर में काफ़ी लंबे समय तक अगर जेल के अंदर में है तो उसको किसी तरीके से कंपनसेट है वो यहाँ पे किया जाए। तो उसी के बारे में मेंशन किया गया कि अगर इम्प्रिजनमेंट है वो इनो जब तक वो यहाँ पे गिल्टी ना आप देखिए कि हो, तो पर्सन है वो इनोसेंट कैटेगरी के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंड का जो एक्विजिशन पॉलिसी है उसका किसी तरीके से प्लान नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने प्रगति जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोग्राम्स हैं, तो प्रगति पोर्टल है उसके मीटिंग के दौरान में कहा गया है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो यहाँ पे एआई को यूज कर सकते हैं, स्कूलिंग फ्रेमवर्क के अंदर में ये मेंशन किया गया। वो टीचिंग का जो पर्सपेक्टिव है उसको मोर ब्रॉड करने के रिगार्डिंग में हमारा जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो लाए गए हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंदर में। तो ये जो इनिशिएटिव है उनका बेसिक जो वर्क क्या है कि एमएसएमई का जो सेक्टर है जो उसके थ्रू आप देखिए कि लार्जर वे के अंदर में एक्सपोर्ट है वो हो सके और हमारा जो एक्सपोर्ट यहाँ पे बूस्ट है वो हो सके। तो क्रेडिट लिंक जो प्लान्स हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया एक्सपोर्ट बूस्ट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि नॉर्दर्न कोरिया के बारे में मेंशन किया गया जो कि एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, वहाँ का जो लीडरशिप है उनका पब्लिक डोमेन में इंटरवेन होना। तो स्टूडेंट श्रीलंका के बारे में यहाँ पे मेंशन है, श्रीलंका के बारे में आप देखिए कि वहाँ पे जो एक कोई वेबसाइट है उसके रिगार्डिंग में जो जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपने इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो जो एयरलाइन का जो मूवमेंट है उसको बताया गया है, वो भी एग्जाम के लिए नहीं। कंटिन्यूस पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो आप देखिए कि जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हुआ है पिछले कुछ समय के अंदर में। यूक्रेन के वहाँ पे मेंशन है कि यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने जो उनका जो जो आप देखिए कि स्पाई चीफ के रूप से डेजिग्नेट किया है।
और यमन के वहाँ पे जो जो यमन के जो होतीज हैं उनके अगेंस्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क किया करता था, इसमें आप देखिएगा जिसमें डिफरेंसेस हैं वो सामने आए हैं। सऊदी अरेबिया के द्वारा जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, वहाँ पे आप देखिए कि यूएई बैक जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है उनको विड्रोवल के लिए कहा गया। और ये पाकिस्तान के बारे में बेश है, पाकिस्तान के अंदर में आप देखिए कि सेंटेंस किया गया है, जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, और जो उनको प्रोटेस्ट की रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।